वैसे कभी आपने सोचा है कि 1970 की ये कहानियां अगर आज के दौर में खासकर सोशल मीडिया पर रिवैम्प करके दिखाई जाए तो कैसी दिखेंगी? सोचने वाली बात है। वैसे अब सोचने नहीं, देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है। वो क्या है कि फैमिली मैन में श्रीकांत के राइट हैंड मैन जेके से मुलाकात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बिना इनके श्रीकांत तो कोई काम कर नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं फैमिली मैन 2 की। बहुत ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कह सकते हैं, बिकॉज हर बार ये होता है कि सेकंड सीजन आ रहा है, प्रेशर ज्यादा होता है टीम पर वो चीज प्रूफ करने का कि हमने जो पहले दे दिया है उससे बेहतर करना है। तो कैसा लग रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स क्या एक्सपेक्टेड था? रिस्पॉन्स हमने ये तो डेफिनेटली था कि जिसने पहला सीजन देखा है वो तो सेकंड सीजन देखने जरूर आने वाला है। और फर्स्ट सीजन लोगों ने काफी एक बड़ी ऑडियंस थी उसकी। लेकिन अब मुझे इस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ना फर्स्ट और सेकंड सीजन दोनों बिंज वॉच किया, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट नहीं भी देखा था वो फर्स्ट भी देख रहे हैं, सेकंड भी देख रहे हैं, और वो एक अलग किस्म का पागलपन, मतलब पूरा दिन वो सिर्फ फैमिली मैन बैठ के देखते हैं। मुझे कुछ लोग जो है अभी 4 दिन हुए और किसी ने 4 बार देख चुका है ऑलरेडी एक कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब हम 4 बार खत्म कर चुके हैं जब से आया है। वो रात को 8 बजे से लग गए थे। तो सिर्फ फैमिली मैन उनकी लोगों की दुनिया में इस वक्त जिंदगी में चल रहा है। और ऐसा क्रेज तो बिल्कुल नहीं सोचा था, और ऐसा पागलपन बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इस लेवल पर जाएगा। मेरा फोन मतलब जैसे ही मैं कि सोशल अपने मीडिया हैंडल्स पे जाता हूँ तो वो एकदम उसके नोटिफिकेशंस रुकते नहीं है, भड़बड़ 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 ऐसे, मतलब बम्बार्डमेंट हो रहा है। और मैं वो चाहता था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मैं बहुत खुश हूँ वो देख के, और मतलब इसी चीज का इंतजार था। और वेरी वेरी थैंकफुल to all the viewers who are sending such beautiful messages। सब पढ़ नहीं पा रहे हैं या सबको जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन मैं देख सब रहा हूँ, और थोड़ी धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा सबको जवाब भी दूं। लेकिन बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया टू एवरीबडी हु इज शावरिंग सो मच ऑफ लव ऑन फैमिली मैन। जेके और श्रीकांत की दोस्ती तो हमने देख ही ली सीरीज में, पर मैं ये जानना चाहती थी शारिब और मनोज सर की दोस्ती ऑफ स्क्रीन कैसी थी, और साथ ही साथ टीम के साथ भी। मैंने आपके कई पोस्ट देखे, प्रियामणि जी के साथ भी देखे हैं पोस्ट, और अब तो आपके पास एक न्यू एंट्री भी आई थी समांथा जी। तो मैं उनके साथ का आपका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड जानना चाहती हूँ। जेके और श्रीकांत की जो बॉन्ड है वो तो मनोज सर के साथ में मेरा एक बहुत स्पेशल ऑफ स्क्रीन बॉन्ड है। और मैं वो मतलब एक वो जेके श्रीकांत से अलग है। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। मतलब मैं बहुत मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनका साथ मिला, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। और मैं अगर सिर्फ एक लाइन में कहूँ, मनोज सर के साथ काम करके मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। ओह माय गॉड। तो मतलब वैसा प्यारा हमारा बॉन्ड है। और प्रिया मनी हमारी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी जमती है प्रिया के साथ में। मैं मतलब 1 2 3 4 जो डांस उन्होंने किया था चेन्नई एक्सप्रेस में, मैं तो तब से फैन था उनका। फिर बाद में और उनकी कुछ तमिल फिल्में देखी और उनका परफॉर्मेंस देखा। शी इज अ नेशनल अवार्ड विनर। इतनी कमाल एक्ट्रेस हैं और उतनी ही प्यारी इंसान है। और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। उनके पति से मेरी बहुत अच्छी बनती है, प्रिया के, मुस्तफ़ा। तो वो एक बहुत प्यारी फैमिली है हमारी। और समांथा के साथ में बहुत ज्यादा सीन्स नहीं थे हमारे मेरे, लेकिन जितना भी वक्त हमने साथ में बिताया बहुत मजेदार, बहुत ही प्यारी, और बहुत ही एक हैसल फ्री को एक्टर है, जो हर को एक्टर मतलब उम्मीद करता है कि यार ऐसा को एक्टर हो, वैसी को एक्टर है। और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। और मेरी तो मतलब हमारा फैमिली मैन का जो बॉन्ड है, हमारा जो मेन फैमिली जो बनी है, वो श्रेया धनवंतरी है, सनी हिंदुजा है, और शहाब अली है, और अरित्रो बैनर्जी। हम ये हमारी जो एक बार हमारा जो ग्रुप बना ना, ये फैमिली हमारी जो बनी, तो फिर अब तक हम टच में रहते हैं। कुछ 2 3 साल हो गए होंगे हमको मिले हुए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है फिल्म होती है, आदमी
कट लेता है कि हाँ हाँ अगले हफ्ते मिलते हैं। बात शुरू होने से पहले ही एक हफ्ते का गैप तो आपने पहले ही ले लिया कि हाँ ठीक है नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अब वो नेक्स्ट वीक कभी आता नहीं है, वो हमेशा नेक्स्ट वीक करके सालों गुजर जाते हैं। लेकिन हमने अभी अभी भी हम लोग टच में रहते हैं, अभी भी बात करते हैं। और अब क्योंकि लॉकडाउन है तो हम वीडियो चैट करते हैं और एक दूसरे की खैर खबर लेते रहते हैं। और अगर बॉम्बे में होते हैं तो हम हफ्ते में 2 बार कम से कम मिलना होता ही होता है। तो ऐसी हमारी मतलब बॉन्डिंग है। इज योर इंटरनेट ओके? आई एम सॉरी, क्योंकि वो बीच में अटका था। अब ठीक है? हाँ अब प्रॉपर है, क्यों बीच में अभी ना ठीक अटक है? गया था। हाँ कौन हाँ से अभी पॉइंट पे ठीक। अटका था? मेरा डायल ये आंसर पूरा हो गया था। लास्ट का जो आपका था ना, उसमें आपका वीडियो अटक गया था। एंड तो तो ये हमारी जो मतलब बॉन्डिंग है ना, श्रेया धनवंतरी के साथ में, सनी हिंदुजा के साथ, शहाब अली, रित्रो बनर्जी, और ये हम जो है मतलब एकदम एकदम ही थिक गहरे दोस्त हो गए हैं सारे। मैं ये पूछना चाहती थी, फैमिली मैन 2 अभी ही खत्म हुआ है, अभी मतलब अभी आई थी, और अभी फैमिली मैन 3 की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी तो ये हमारी जो मतलब बॉन्डिंग है ना, श्रेया धनवंतरी के साथ में, सनी हिंदुजा के साथ, शहाब अली, रित्रो बनर्जी, और ये हम जो है मतलब एकदम एकदम ही थिक गहरे दोस्त हो गए हैं सारे। मैं ये पूछना चाहती थी, फैमिली मैन 2 अभी ही खत्म हुआ है, अभी मतलब अभी आई थी, और अभी फैमिली मैन 3 की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है कि फैमिली मैन 3 आने वाली है। बट उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि वो कुछ चाइनीज वॉरफेयर से रिलेटेड होगा। क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है, एंड क्या आप उसका हिस्सा होने वाले हैं? हिस्सा तो बिकॉज मैं बिल्कुल होऊंगा 3rd सीजन में, जेके लेकिन क्या एंड श्रीकांत को सब देखना चाहते हैं वापस साथ में। 100% जेके रहेगा, और क्या होगा वो मैं भी नहीं बता सकता। तो लेकिन वो ये अगर फैमिली रूमर्स मैन का सीजन 3 होगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर रहूंगा। और लेकिन उसमें क्या होने वाला है, वो क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है या क्या मिशन होगा, वो अभी बहुत जल्दी है उसके बारे में डिस्कस करना, और मुझे खुद नहीं पता। तो मैं आपको क्या बताऊंगा। बात तो सही। मैंने एक्चुअली मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी थी, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ, अगर आपको कोई जानकारी हो तो हम तक पहुंच ही जानी चाहिए। अभी इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। या जब रिलीज के आसपास फिर हम उसके बारे में ढेर सारी वार्तालाप करेंगे। जी श्योर। मैं, ये तो हो गई फैमिली मैन की बात। अभी आपके करियर से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहती थी मैं। जी पहले तो ये कि मैंने पढ़ा कि आपने इंडस्ट्री में कदम बहुत ही लेट रखा है, तो मैं ये पूछना चाहती थी, डू यू थिंक कि वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज प्रूफ हुआ कहीं ना कहीं? क्योंकि आजकल एक्टर्स बहुत ही यंग एज पे, यू नो, दे आर 17 टीन्स में ही अपना डेब्यू कर लेते हैं। नहीं, तो वो क्या ये आप? आजकल की नहीं, ये तो हमेशा की, हम्म, हमेशा से ही बात, ये हमेशा का ही रहता है। आदमी जब कोई करियर चुनता है तो यंग एज में ही करियर चुनता है, और आदमी 19-20 की उम्र से वो उस चीज के ऊपर लग जाता है, 20 साल की उम्र से या 22 साल की उम्र से। मैंने 32-33 साल की उम्र में मैंने डिसीजन लिया, जो कि बहुत मेरे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि तब मेरी शादी भी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हो हम्म, चुका था। उसके बाद मतलब अपना एक बना बनाया करियर छोड़ के आप एक नई चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करना, तो बहुत सारी दिक्कतें पेश आई उसमें, बहुत तकलीफें मैंने झेली, बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। लेकिन वही थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, वो मुश्किल दौर में मतलब पार कर पाया। वरना यस, डिसएडवांटेज तो था ही वो, क्योंकि उम्र बीतती जा रही है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, वो भी निभानी है। बट उन सबको साथ में लेकर चलते 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 मेरी कमर टूट गई थी। बट ऊपर वाले ने साथ दिया, और फिर अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज दी, जैसे फिल्मिस्तान, जब तक है जान, फिर अब फैमिली मैन, असुर, स्कैम, दरबान। तो मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, मतलब बहुत लोगों को मतलब ये नसीब होता है। तो मैं अपने आप को, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, और ऊपर वाले को शुक्रिया करता हूँ रोज।
आपने जैसे कि कहा आपने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं पूछना चाहती थी, मैंने रीड किया था कहीं तो कि एक टाइम था जब आप कर्ज में डूबे हुए थे एंड यू नो योर वाइफ हेल्प यू आउट आउट ऑफ दैट। तो मैं पूछना चाहती थी, क्या तभी आपको ये लगा कि यार मैंने ये जो डिसीजन लिया है एक्टिंग में इतने देर से कदम रखने का, क्या वो गलत तो नहीं साबित हो रहा, वो मुझ पर उल्टा तो नहीं पड़ रहा? ये मैंने बिल्कुल सवाल तो ये सामने क्रॉस होता ही होता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ उसको बहुत जल्दी दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि एक बार मुझसे मेरी वाइफ ने बोला था कि जब हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे कि नेवर रिग्रेट द डिसीजन यू मेड। द हाँ, डिसीजन तो यू मेक। जब हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब मेरी वाइफ ने बोला था कि अब जो डिसीजन लिया है नौकरी छोड़ के ये सब करना और फिर एक्टिंग को परस्यू करना, अपने ड्रीम को फॉलो करना, इस डिसीजन को कभी रिग्रेट मत करना, क्योंकि अगर रिग्रेट करोगे तो फिर जो इतनी मेहनत की है वो पूरी मतलब ऐसा होगा कि वो किसी चीज के लिए थी नहीं, मतलब वो सब जाया चली जाएगी। और मैं उस चीज को सही में मानता हूँ, क्योंकि जो भी डिसीजन था वो मेरा था, और कम से कम मैं अगर कामयाब नहीं होता तो ऊपर वाले ने साथ दिया, और जो भी लेवल पे कामयाबी मिली और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर कामयाब नहीं भी होता तो कम से कम मुझे इस चीज का वो पछतावा नहीं होता कि यार मैंने कोशिश भी नहीं की। मैंने कोशिश करने के बाद हारा, ये मुझे मंजूर होता बनिस्बत इसके कि मैंने कोशिश की ही नहीं। तो कम से कम मैं मैदान में तो उतरा, मैंने जंग लड़ी तो सही, मतलब बिना जंग लड़े मैं भागा नहीं। मैं ये भी पूछना चाहती थी कि यू नो एक टाइम होता है एक्टर्स के लाइफ में, रिजेक्शंस एक पार्ट होता है, हर एक्टर को कहीं ना कहीं रिजेक्शंस फेस करना ही होता है। तो आपने भी मैं किए होंगे, मैंने पढ़ा भी था, और आपने भी कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं वो मामले में, पर आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं यार कि मेरे को गिव अप वाला फीलिंग आया कहीं कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए जब आपका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ हो तो? गिव अप करने की चीजें आती हैं दिमाग में बहुत बार, क्योंकि रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेना ना बहुत, तो उसके लिए बहुत करेज, बहुत हिम्मत चाहिए। और वो ये हम लोगों को ना बहुत मोटी चमड़ी बना देता है, ये इतने सारे रिजेक्शंस जो हम झेलते हैं ना डेली बेसिस पे। हम लोगों को 4 जगहों से मतलब नो 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 नो, और दिन गुजरते जा रहे हैं और नो 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 नो, सब तरफ से बस वो नो ही आता है। और उसको पॉजिटिविटी में तब्दील करना, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और बहुत मोटी चमड़ी चाहिए। तो वो हमें मजबूत बना देता है एक्चुअली। मेरे लिए तो ये जो रिजेक्शन है वो उससे वो जितना मुझे मतलब उदास करता है, उतना ही ज्यादा वो मुझे और ज्यादा कोशिश करने की और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा क्या कहेंगे जोश में मतलब आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। मैं ये भी पूछना चाहती थी शारिफ कि कहीं ना इंडस्ट्री में एक हीरो को लेकर एक परसेप्शन बना लिया गया है कि हीरो होगा तो इसी टाइप का होगा, यही उसका एक लुक्स वाइज, एक ऑरा हम्म। वाइज एंड एवरीथिंग। तो क्या, बुरा मत मानिएगा, बट क्या आपको कभी कोई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने रिजेक्ट किया होगा कि यू आर नॉट फिट इन दिस शूज, यू आर नॉट अ कन्वेंशनल हीरो मटेरियल जो कहा जाता है इंडस्ट्री में कि ये हीरो मटेरियल? जैसे कि अगर मुझे ले लिया जाए, मैं अपना एग्जांपल दे दूं, अगर मुझे कल अगर ऑडिशन करना होगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर यही सवाल आएगा कि यार तुम पहले वेट कम कर लो, बाद में आना, वो वाला चीज आ जाएगा। तो क्या आपने कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा फेस किया हो जिसकी वजह से आपको, क्योंकि टैलेंट तो भरपूर है आप में, बट वो एक छोटी सी चीज होती है ना जो कहीं ना कहीं हर्ट कर जाए, या ऐसा कुछ जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन फेस करने पड़े हो? देखिए ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज है। मैंने अपना गोल बनाया ही नहीं, तो मुझे बुरा लगने की बात ही नहीं है। मुझे पता है मैं वरुण धवन के जैसे डांस कर नहीं सकता, मैं उसके जैसा टाइगर श्रॉफ की तरह एक्शन कर नहीं सकता, ना मैं उनके जितना गुड लुकिंग हूँ। तो मैं उन वो वाले रोल में कोई पागल ही होगा जो मुझे ऑडिशन के लिए भी बुलाएगा और उसके बाद में रिजेक्ट करेगा। तो वो वाला तो वो जर्नी होती ही नहीं है। हमने तो मुझे तो, और आज की डेट में
अब लोग धीरे धीरे कम से कम वो जो सेट रूल्स जो हैं वो भी ब्रेक हो रहे हैं। अब नवाज भाई को आप देख सकते हैं मेन लीड में, मनोज आप देख सकते हैं मेन लीड में, और के मेनन सर हैं, और कितने बहुत अच्छे 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 मतलब दे आर ऑल लेजेंडरी एक्टर्स। पंकज त्रिपाठी जी लीड रोल्स कर रहे हैं। और तो अब वो कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ा, कैरेक्टर जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। अब वो जरूरी नहीं कि हमेशा वो गुड लुकिंग 6 फुट का गोरा चिट्टा और खूबसूरत फीचर्स वाला ही होगा। तो अभी हमें किरदार को देखना होता है, और जिस किरदार में जो जो चेहरा फिट होता है उसे वो किरदार मिल जाता है। तो मुझे उससे कोई गिला नहीं है। और ये बात भी मैं मानता हूँ कि आप कितने भी मतलब हाथ पैर मार लें, आपको काम वही मिलेगा जो आपके अपीयरेंस के हिसाब से आपके साथ में आपके जाएगा। तो उसमें कोई उस चीज को लेके कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मैं बदल नहीं सकता। तो उसके बारे में मतलब वो कुछ फायदा नहीं है। मैंने अगर पायलट की ट्रेनिंग ली है और मैं बोलूँ यार मुझे ट्रेन चलानी नहीं आती यार, और मुझे बहुत अफसोस है कोई मुझे ट्रेन चलाने नहीं दे रहा है, तो लेकिन मैंने कोर्स तो पायलट का किया है, तो मैं प्लेन चलाऊंगा, मैं ट्रेन कोई मुझे क्यों चलाने को देगा। जी, दो अलग चीजें हैं कंप्लीट। जी। मैं ये भी पूछना चाहती थी, आपकी एक बड़ी ही मजेदार फिल्म आई थी फिल्मिस्तान, जहां पर आप वो पहला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो आपका पहला लीड रोल था। जी हाँ। उसके बाद से हम आपको सपोर्टिंग किरदार में कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि वो एक लीड के बाद, जबकि वो क्रिटिकली काफी अक्लेम हुई थी, काफी लोगों ने उसे सराहा था, तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको कभी लीड रोल्स उसके बाद ऑफर नहीं किए गए? ऐसा आपको लगता है कि कुछ बैकड्रॉप था जिसकी वजह से शायद नहीं, देखिए मैम, जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर के हिसाब से आज कहानी के अंदर लोगों की कास्टिंग होती है। और फिल्मिस्तान के बाद में मतलब आई डिड सम 5 और 6 फिल्म्स इन द लीड, जिसमें से 1-2 अटक गई। बट पुल्लू रिलीज हुई, माई क्लाइंट्स वाइफ जिसमें मेरा मेन लीड था वो रिलीज हुई, दरबान जिसमें मैं मेन लीड में हूँ वो भी रिलीज हुई। ये तीनों फिल्में तो मतलब पब्लिक डोमेन में भी हैं, जो आप देख भी सकते हैं, और तीनों में मैंने मेन लीड किया है। मैं अभी और एक मेन लीड करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे मेन लीड ऑफर नहीं हुई है, और कुछ चीजें रिलीज होने में टाइम लग गई, कुछ बीच में अटक कर बंद हो गई। और मुझे ऐसा नहीं था कि यार मैं करूंगा तो सिर्फ मेन लीड ही करूंगा। मैंने तो एक सीन वाला रोल भी किया है स्कैम में, जी। और मुझे जो अप्रिसिएशन उस एक सीन के लिए मिला है वो लोगों को लीड करने पे भी नहीं मिलता। नहीं, मैं मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो लेंथ है वो मैं बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप कर क्या रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आदमी का बस चले तो हर फिल्म में वो खुद को मेन लीड में ही कास्ट करेगा, लेकिन हर चीज आपके बस में होती नहीं है। और मुझे तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक अच्छी कास्ट के साथ में होता हूँ और एक ensemble पूरा होता है। और अगर मुझे एक सीन के लिए भी बुलाए, मगर वो बहुत अच्छा सीन हो, इम्पैक्टफुल हो, और उसका कहानी में एक बहुत इम्पोर्टेंस हो और महत्व रखता हो अगर वो कहानी में, तो मुझे वो एक सीन करने के लिए भी कोई ऐतराज नहीं है, ना आगे कभी होगा। मैं ये भी पूछना चाहती थी, मैंने पढ़ा था कि आपके फादर वाज अ फिल्म जर्नलिस्ट, या तो क्या उनका मीडिया और फिल्म बैकग्राउंड से रहना आपके लिए थोड़ा इजी हो गया? आपका इंडस्ट्री में कदम रखना थोड़ा आपके लिए इजी था, या फिर क्योंकि कहा जाता है ना आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किलें हैं, इसीलिए तो हमारी इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट हमेशा चलता रहता है इंडस्ट्री में। तो ही मेरे डैड का इंतकाल हुआ 2000 में। और मैंने मतलब 2008 एंड में मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। तो मैं मतलब मैं काश मैं उनकी मदद ले सकता। लेकिन मैंने वो मौका मेरे हाथ में आया ही नहीं कि मैं उनकी मदद ले पाता। और जब वो थे तब भी मैंने उनसे हेल्प नहीं ली। जब मैंने एक फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया 1998 में, मेरा पहला काम था हम तुम पे मरते हैं, गोविंदा जी और उर्मिला जी की एक फिल्म थी। उसमें मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने मुझे, वो राजुल मिश्रा जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया डायरेक्टर से, और मुझे वो
जॉब मिला। तो मेरे डैड भी अगर कहीं, मैं उनके साथ में जाया करता था मूवी पार्टीज में और उनके साथ में कहीं, तो अपने दोस्तों को बड़े गर्व से बोलते थे कि ये एक फिल्म में असिस्ट कर रहा है, और ना मेरे से इसने किसी कोई सिफारिश मांगी, ना मेरे से इसने कोई किसी से इंट्रोडक्शन करने के लिए कहा। जबकि मेरे डैड अपने जमाने के बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट थे और बहुत जाने माने रिस्पेक्टेड पत्रकार थे। और आज भी जब मैं किसी से बात करता हूँ और जब वो बोलते हैं कि मैं तो वो थोड़े और खुश हो जाते हैं कि अरे आप जौहर साहब के बेटे हो, तो वो एक अलग रिस्पेक्ट फिर देते हैं मुझे। तो वो तो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। मुझे ये नहीं कि मैं उनकी सिफारिश मैंने कभी ना उनसे मांगी, ना मैंने उम्मीद की, और मैंने जो भी किया है अपने दम पर किया है। लेकिन उसी के साथ मैं बहुत गर्व है मुझे कि मैं उनका बेटा हूँ, और जो उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी, मैं ये भी पूछना चाहती थी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, हम सब देखते हैं, तो कभी एक पॉइंट आता है कि आपको वो सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार ये मुझसे होगा नहीं होगा, और उससे आप अगर हुआ है कभी आपके लाइफ में ये, तो आप उससे उभरे कैसे हैं? उससे उभरने का होगा नहीं होगा वाला जो चीज आता है, तो उस वक्त आपका साथ, अगर जो आपके आसपास लोग हैं ना, वही आपको उस चीज से बाहर निकाल पाते हैं। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर नेगेटिविटी होगी तो फिर आप हार जाते हो। बट मुझे नसीब से और खुशकिस्मती से मुझे बहुत सपोर्टिव दोस्त मिले, सपोर्टिव फैमिली मिली, और उन्होंने हमेशा, जब भी मैं डाउन हुआ, उन्होंने मुझे एनकरेज किया है और हमेशा मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, और हर तरीके से मदद की है, ना सिर्फ इमोशनली मेंटली बट फाइनेंशियली ऑल्सो। मतलब मैं जब खत्म हो जाता था यार कि यार अब पैसे खत्म हो गए, सब हो गया, दोस्त से उधार ले लिया, सबके अभी निपटा रहा हूँ धीरे धीरे करके। आपकी मोस्ट ऑफ द जर्नी आपकी, आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारी वेब सीरीज की है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि ओटीटी गेव यू अ बूम टू योर करियर, इट बिकेम योर सेकंड इनिंग्स? एब्सोल्युटली, ये तो मेरे लिए ओटीटी ने मतलब मेरा करियर रिवाइव कर दिया। और जो फिल्मिस्तान के बाद में एक जो डल फेज था, वो एकदम से क्या कहते हैं उसको, पूरा 360 डिग्री टर्न मारा मेरे करियर ने। और फैमिली मैन के बाद में असुर आया, असुर के बाद में स्कैम आया, फिर दरबान रिलीज हुई, और फिर अब सेकंड सीजन आया है जिसने मतलब छप्पर फाड़ के छप्पर फाड़ दिया पूरा। इतनी जर्नी थी आपकी, आपको ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एज यू सेड, आपने 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर किया था, तब जाकर आपने अपना पहला कदम रखा था उस टाइम पर। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years above now, 10 years to your career, 10 or 12 years if I'm not mistaken, 12 years to your career. So how do you see this journey? एक और चीज वैसे मैं बता दूं, एक उस चीज के लिए, जब मैंने स्लम डॉग मिलियनेयर की थी, तब मैं नौकरी करता था चैनल बी में, और मैंने तभी ये डिसाइड भी नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने वो 2 दिन की छुट्टी ली थी नौकरी में से, और शूट करके वापस से अपने काम पे लग गया था। मुझे एक्टिंग करनी है फुल, मतलब अपने, मुझे एक्टिंग को अपनी रोजी रोटी बनानी है। ये डिसीजन मैंने लिया 2008 के आखिर में। और उसके बाद जो मैंने फिर मतलब ऑडिशन करने शुरू किए, ये नौकरी छोड़ी, तो 2009 से मैंने मतलब ऑडिशन देना शुरू किया, और 3 साल तक कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि अब किससे पैसे लूं, वो भी कोई सबसे मैक्सिमम उधार मैं सबसे ले चुका था दोस्तों से। अब मुझे वापस से नौकरी करनी पड़ी थी। और उसके बाद 3-4 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया, और उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया, और उसके बाद इमीडिएटली फिल्मिस्तान हुई, और इस तरीके से मैंने फिर से नौकरी छोड़ी। तो एक तरीके से मेरी जो पहली फिल्म है, जब मैंने एक्टिंग करने का मैंने जब वो किया, तय किया, और मैंने उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, तो मेरी पहली फिल्म उस हिसाब से जब तक है जान है। हाँ, और जो कि 2012 में नवंबर में दिवाली में रिलीज हुई थी। तो वहां से अगर मैं एक तरीके से बोला जाए तो वैसे चीजें शुरू हुई थी।
और हेलो। हेलो। या तो हाँ, अब जर्नी जो है वो तो उसके बाद में भी बहुत उतार चढ़ाव वाली ही रही। ऐसा नहीं कि उसके बाद सब कुछ मतलब रोजी रोजी हो गया। बहुत सारी मुश्किलें, मुझे लगा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्मिस्तान के बाद में मुझे मतलब ऐसा दौर आएगा कि यार अब मैं क्या करूं आगे, पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी चीज मुझे नहीं लगा था कि फिल्मिस्तान के बाद होगी, बट हुई। और 2016 में मैं मतलब काफी वक्त क्या कहते हैं उसको, मुझे बिना काम के रहना पड़ा, जो कि मतलब 2017 में बहुत ही मतलब थोड़ा बैड फेज था वो। बट अब सब कुछ गुजर गया है, और पीछे पलट कर देखता हूँ तो खुशी होती है अभी, क्योंकि उन सबको मैंने पार किया है। बहुत बार अलग अलग किस्म की मुश्किलें आई, और अगर ऊपर वाले ने वो मुश्किलें मुझे दी तो उसको पार करने के लिए रास्ते भी बनाए। और मैं मतलब अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की मदद से उस मुश्किल दौर को पार किया है। और अब खुशी होती है, और अब मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, बहुत अच्छे स्पेस में हूँ, करियर वाइज, माइंड वाइज। और जो किस्म के रोल्स मुझे मिल रहे हैं, जो अभी आगे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, उनको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। और चाहूंगा कि आगे और चीजें और अच्छी मिलती जाएं। हेलो हेलो। शारिफ, योर वीडियो इज स्टॉप। वीडियो। आपने अभी मेंशन किया शारिफ कि आपने 2009 में कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया था एक्टिंग करने का एज अ प्रोफेशन। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि वो क्या वजह थी, वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने सोचा नहीं यार मुझे एक्टिंग ही करनी है, इसी अपना प्रोफेशन बनाना है। ये एक जैसे मैंने आपको कहा, मैं नौकरी कर रहा था और उसी में मैंने स्लम डॉग और एक और फिल्म है हाले में, जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था और मैं सेलेक्ट हो गया था, और वो नौकरी में रहते रहते मैंने फिल्में कर ली थी। उसी दौरान मुझे एक और फिल्म का ऑडिशन आया था, धोबी घाट। अ, और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था, उसमें प्रतीक के बड़े भाई का रोल करना था। और कुछ राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए थे उसके 3। और मुझे फिर फिल्म ऑफर की गई थी, किरण जी ने मुझे बुला के फिल्म ऑफर की थी, और कॉस्ट्यूम ट्रायल भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। बट फिर कुछ 15 दिन शूट के पहले उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा लुक वाइज तुम्हारा कैरेक्टर के साथ में तेरा मैच नहीं हो रहा है, तो वो विल हैव टू लेट गो ऑफ यू, और नहीं हो पाएगा शायद इस बार। तो वो अपनी जगह पर सही होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि उनको पता है उनकी कहानी, उनका किरदार। लेकिन वो मेरे लिए वो बहुत जो चीज थी, वो मैं बहुत, मेरा दिल टूट गया था बहुत। और बहुत रोया था मैं उस दिन। और तब मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग को अपना मतलब ब्रेड एंड बटर बनाना है, और पता नहीं किसको, बट प्रूव करना है। तो क्या आप इतने सालों के बाद क्या ये कह सकते हैं आपने, अगर जिसको भी प्रूव करना हो, शायद वो खुद को प्रूव करना हो या किसी और को, क्या आपने वो प्रूव कर दिया है? क्या और भी बहुत चीज, आर यू सेटिस्फाइड एज एन एक्टर? सेटिस्फाइड तो कभी, अगर आदमी सेटिस्फाइड हो गया तो मर गया ना। सेटिस्फैक्शन तो मतलब खत्म हो जाता है, आदमी को खत्म कर देता है, तो वो तो कभी नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कभी हमेशा कभी सेटिस्फाइड हूँ। इनफैक्ट हम आज जो शूट करते हैं, और हम मैं जब कल वो देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये करना चाहिए था, यार वो करना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे कर देते तो और मजा आता। तो हम ग्रो कर रहे हैं एवरी डे, एवरी मोमेंट वी आर ग्रोइंग, वी आर इवॉल्विंग। तो सेटिस्फैक्शन तो कंटेंट हूँ मैं। अब मैं ऐसा नहीं कि मुझे मतलब मटीरियलिस्टिकली ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए या बहुत सारे ये चाहिए, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन या कंटेंट इस बात का है कि जो मैंने सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा, एक्टिंग को ब्रेड बटर बनाना है मुझे, वो मैं कर रहा हूँ। उस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब कंटेंट हूँ कि वो जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिखाया। अब वो एक्टिंग में मैंने क्या किया, क्या कर पाऊंगा, वो मुझे पता नहीं। लेकिन जो मैंने अपने डिसीजन को स्टिक करना और अपने मतलब अपने ड्रीम को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सर पे कफन बांध के घर से निकलना पड़ता है। और मैं वो करने में कामयाब रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। और यस। लास्टली मुझे ये पूछना था, इतनी लॉन्ग जर्नी, इंस्पिरेशन कौन है शाहरुख के लिए? हु इज योर इंस्पिरेशन? हु डू यू एडमायर द मोस्ट? यार ऐसे कोई एक इंस्पिरेशन नहीं रही लाइफ में मेरे, वाकई। लेकिन इंस्पायर करने वाले भी मतलब जो है ना, मेरी फैमिली रही है, मेरे दोस्त रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। अदरवाइज, और अगर सिर्फ एज एन एक्टर बात करें कि आपको किसका काम पसंद है, या आपको किस एक्टर के परफॉर्मेंस को देख के मतलब वो मन करता है कि अरे यार ऐसा कुछ करना है, तो वो मेरा बचपन से मैं एक एक्टर का बहुत तगड़ा फैन रहा हूँ, कमल हासन साहब। और वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं उस तरीके से। इनफैक्ट जैसे अभी आपने बोला ना इंस्पायर कौन करता है, तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप किसके फैन हैं, तो उन्होंने कहा था कि आई एम माई बिगेस्ट फैन, कमल हासन ने। क्योंकि मैं ही पहला इंसान हूँ जिसने आईने में देखकर बोला था कि भाई हाँ, इस बंदे में कुछ बात है, ये कुछ कर सकता है। तो वो, और आपका भला आपसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता। तो आपको आपका फैन बनना पड़ेगा उसके लिए। जाते जाते फैंस को ये बता दीजिए आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, अगर आप थोड़ा सा स्कूप दे पाए तो उनके लिए भी काफी अच्छा होगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स, एक मिशन मजनू है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। और एक है धाकड़ विद कंगना रनौत। और एक हॉटस्टार के लिए एक सीरीज है जो तिग्मांशु धुलिया जी डायरेक्ट कर रहे हैं। और एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, एक बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है वो भी। और कुछ 2-3 और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब अभी आऊंगा, मैं नजर आऊंगा कुछ और चीजों में आपको। जल्दी जाऊंगा नहीं मैं अभी। चलिए, होप करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे फैमिली मैन बहुत ही धमाकेदार रहा, वैसे ही आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हो। आपके मुंह में घी शक्कर। Thank you so much for talking to me, Shahrukh, and all the very best. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Thank you. You too. Bye. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे।